वो तो प्रेम हमारे साथ की है, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। मंत्री जी कहाँ चले गए? उनको एक मीटिंग है इम्पोर्टेंट। मीटिंग नहीं, प्रश्नकाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? आठवले जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी। वो व्यंग विनोद भरपूर परोसते रहेंगे। जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे बारे में बोला कि आठवले जी होते हमेशा सदाबहार, क्योंकि मैं करता हूँ कांग्रेस पर प्रहार। तो जो मेंबर हो रहे रिटायर, वो आज भी नहीं है टायर। रामदास अठावले साहब जिनका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा, आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। वैसे मैं शेर शायरी की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूँ, प्रतापगढ़ी का काम है। कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, 12 साल में जिम्मेवारी याद ही नहीं आई? कब याद करोगे कि आपने वादा किया था किसानों से? कब याद करोगे कि आपने खेत मजदूर से वादा किया था? कब याद करोगे कि किसानों को वहां उठाने के समय आपने वादा किया था कि एमएसपी लीगल गारंटी होगी? 65 वर्ष तक आपका शासन रहा। 65 वर्ष कोई छोटा मोटा कालखंड नहीं होता जी। 65 वर्ष में आपको एक भी दिन याद नहीं आई कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए? एक भी दिन याद नहीं आई कि ये आपने एग्रीमेंट किया है, देश के लिए किया है। देश को बताओ तो सही। हम चुनकर आए हैं, हमें कब बताओगे कि आपने क्या एग्रीमेंट किया है? हमें अमेरिका बता रहा है। पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलते हो, देश के लोगों को गुमराह करते हो। अभी तो मैं शुरू ही हुआ था। संसद से निकली बातें ट्रेंड होती हैं, और जो बातें ट्रेंड होती हैं वो संसद का हिस्सा बनती हैं, यानी संसद में उस पर चर्चा होती है। इसी लीक पर चलते हुए आज भारत की संसद में नोरा फतेही वाले गाने पर सवाल उठा। नोरा वैसे इस गाने में सिर्फ एआई तस्वीरों से थी, लेकिन जनता के लिए ये नोरा का ही गाना था। सो माननीय सांसद ने प्रश्न किया और मंत्री जी ने जवाब भी दिया, लेकिन संसद में बस इतना ही नहीं हुआ। और क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसका जिक्र करते हुए कह दिया कि उन्होंने प्रेम तो कांग्रेस से किया, लेकिन शादी पीएम मोदी से कर ली। अश्विनी वैष्णव ने प्रश्नकाल के दौरान ऐसा क्या कर दिया कि स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें नसीहत दे दी, और लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री ने आज सदन में शेर क्यों पढ़ा? सब कुछ बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का संसद की कार्यवाही से जुड़ा खास शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। सदन की कार्यवाही की शुरुआत आज पहले राज्यसभा से करते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत 20 राज्यों के 59 सांसदों के फेयरवेल की खबर से हुई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इन सांसदों के उज्जवल भविष्य की कामना की और पीएम मोदी को इन सदस्यों के विदाई पर अपनी बात रखने का मौका दिया। यहाँ से जो साथी विदाई ले रहे हैं, कुछ फिर से आने के लिए विदाई ले रहे हैं, और कुछ विदाई के बाद यहाँ का अनुभव लेकर के समाज जीवन में कुछ न कुछ विशेष योगदान के लिए जा रहे हैं। जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है, और आपका अनुभव, आपका योगदान राष्ट्र जीवन में हमेशा हमेशा बना रहेगा। यूं तो सत्ता पक्ष के सांसद ज्यादातर विपक्षी पार्टी के सांसदों पर हमलावर ही होते हैं, लेकिन आज सदन में कुछ और हुआ। आज सदन में उनकी विदाई पर पीएम मोदी ने उनके सारे कामों को देखकर नए सांसदों को नसीहत लेने की एक प्रेरणा दी, सलाह भी दिया। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं
जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। संसद से विदाई ले रहे रामदास अठावले के बारे में पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया कि संसद में ठहाके लगने लगे। क्या कहा, आप खुद सुनिए। आदरणीय सभापति जी, कभी कभी किसी समय हम सुनते थे कि सदन में बहुत ही हास्य विनोद व्यंग्य का अवसर मिलता रहता है। इन दिनों शायद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 24/7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है। लेकिन हमारे आठवले जी हैं जी, सदाबहार है। आठवले जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी। वो व्यंग्य विनोद भरपूर परोसते रहेंगे, जब ये पूरा भरोसा है। पीएम की बात को याद कर रामदास अठावले भी अपनी स्पीच में उसी अंदाज में दिखे। उन्होंने उसी शायराना अंदाज में कुछ स्वरचित लाइनें पेश की। आज का दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन है, लेकिन हमें दुख इस बात का भी है कि कुछ साथी हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो जो मेंबर हो रहे रिटायर, वो आज भी नहीं है टायर। मैं तो हूं शायर, मैं जल्दी नहीं हो जाऊंगा रिटायर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बोला कि अटौले जी होते हैं सदाबहार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे बारे में बोला कि अटौले जी होते हमेशा सदाबहार, क्योंकि मैं करता हूं कांग्रेस पर प्रहार। मैंने छोड़ दिया है नॉनवेज आहार, मैंने छोड़ दिया है नॉनवेज आहार, इसलिए मैं करता हूं बहुत अच्छा प्रहार। मैंने तो बोला था मैं वापस आऊंगा, मैंने तो बोला था मैं वापस आऊंगा और नरेंद्र मोदी जी के विकास का गीत गाऊंगा। मैं गांव गांव में जाऊंगा, मैं गांव गांव में जाऊंगा और फिर चौथी बार मैं इसी सभागृह में आऊंगा। सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी और रामदास अठावले की शायरी पर अपनी बात रखी। उन्होंने प्रेम और पीएम से शादी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि पीएम भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। तो HD देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूंगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूं, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। रामदास अठावले और उनकी कविताओं पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किया। आप खुद सुन लीजिए क्या कहा। रामदास अठावले साहब, जिनका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। जो कविता उन्होंने लिखती है वो सिर्फ आपके बारे में लिखती है। लेकिन मैं समझता हूँ ये 6 साल अब तो पूरा मिला है उनको, आगे तो जरा कम करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। हंसी ठिठोलियों के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे का शायराना अंदाज भी आज सदन को देखने को मिला। एक शायरी के साथ उन्होंने सांसदों को विदाई दे दी।
एक शायर ने कहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप पहले एक दो शायरी बोलते थे पार्लियामेंट में, तो अब वो छोड़ दिए आप, तो मैं बोलता हूँ। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। इस बातों के साथ मैं रिटायर हो रहे अपने साथियों को, उनको योगदान के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से शायरी की दरखास्त की तो उनकी बात रखते हुए पीएम ने भी सदन में सांसदों की विदाई पर 2 लाइनें अपनी तरफ से पेश की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आदरणीय खड़गे जी अपना विदाई भाषण में एक अपेक्षा व्यक्त की, तो मेरा भी दायित्व तो बनता है कुछ अपेक्षा को पूरा करूं। वैसे मैं शेर शायरी की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूं, प्रतापगढ़ी का काम है। कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। सांसदों की फेयरवेल स्पीच के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने सदन से विदा लेने वाले सांसदों के लिए एक मांग भी की। सुनिए उन्होंने क्या मांगा। सर, ये साथी जो आज रिटायर हो रहे हैं, पहले ये व्यवस्था थी कि जो भी हमारे सदन से रिटायर होते थे लोग, उनको इस दरवाजे के बाहर तक आने की इजाजत थी। सर, उनसे हम लोगों का मिलना जुलना हो पाता था, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत कर पाते थे। आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं, इनके लिए भी ये बंदिशें समाप्त की जाए। पहले जैसे हमारे एमपीज एक्स एमपीज आ पाते थे, वैसे ही उनके आने की व्यवस्था कर दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। उत्तर प्रदेश से सपा सांसद जावेद खान ने सांसदों की विदाई की स्पीच में रिटायर्ड सांसदों की कुछ जरूरतों का भी जिक्र किया। कौन सी जरूरत, आप खुद सुन लीजिए। मैं कुछ दिनों एक्स एमपी रहा हूं। 2020 नवंबर में रिटायर हुआ था और जुलाई 2022 तक मैं एक्स एमपी था। बहुत सारे एमपीज और एक्स एमपीज बहुत व्यवस्थित जीवन जीते हैं। उन्हें किसी सपोर्ट की, सहारे की, किसी मदद की जरूरत नहीं होती है। उनके सारे इंतजाम सदन में आने से पहले भी परफेक्ट होते हैं और सदन में जाने के बाद भी सदन से उनके परफेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी कोई दूसरा काम किया नहीं और शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जीवन व्यतीत करने का फैसला किया, तो उन्हें जो आफ्टर रिटायरमेंट के बेनिफिट हैं वो सुचारू रूप से मिलें, इस बात की बहुत ज़रूरत होती है। मैंने पिछली बार कहा था कि सीजीएचएस का इलाज आजीवन एमपीज को मिलता है, लेकिन उसके बिलिंग वगैरह का बहुत मसला होता है। दफ्तरों में कई में चक्कर लगाने पड़ते हैं। मनसुख मांडविया साहब उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने तुरंत ही उसका संज्ञान लिया और रिटायर्ड एमपीज के लिए एक अलग से काउंटर खोल दिया। लेकिन आधा काम बाकी रह गया। हॉस्पिटल्स में जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है, जो मौजूदा एमपी को बड़ी तत्परता के साथ उनका इलाज करवाता है, एक्स एमपीज के साथ मैं 19 महीने एक्स एमपी रहा हूं, उनका रुख बड़ा बेरुखा होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे नेता सदन है, आज इस वक्त यहां नहीं हैं, उनकी तरफ से तमाम हॉस्पिटल्स को जाना चाहिए कि सीजीएचएस बेनिफिशियरी जो एक्स एमपीज हैं, उन्हें भी कम से कम उसी तरीके से वो उनको ट्रीट करें जिस तरीके से मौजूदा एमपीज को करते हैं। हम एमपी हैं, टेलीफोन उठाते हैं, हमारा रिजर्वेशन हो जाता है। एक्स एमपी को खुद या किसी को भेजना पड़ता है काउंटर पे, उनका टेलीफोन से रिजर्वेशन परमिटेड नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई इसके अंदर खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर रेल मंत्रालय से एक सर्कुलर चला जाएगा
उन जगहों पर जहां रिजर्वेशन होता है कि भाई एक्स एमपी का टेलीफोन से आप रिजर्वेशन कर दिया करें, तो मेरे ख्याल से वो हो जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना तो सरकार पर पड़ने वाला है, न किसी प्रकार की हानि होने वाली है। सदन से सदस्यों की विदाई पर क्लोजिंग स्पीच देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आए। उन्होंने भी शायराना अंदाज दिखाया और चंद लाइनों के साथ सांसदों के रिटायरमेंट पर उनके अग्रिम भविष्य की कामना की और उन्हें बधाइयां भी दी। जो विदाई करने का जो मेरा तरीका है वो यही है जो मैं शब्दों में कहना चाहता हूं। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया, बस एक लकीर खींच गया दरमिया में, पर दीवार रास्ते में बनाकर नहीं गया। इसका मतलब हम लोगों के बीच में कोई दीवार नहीं है, हम मिलते रहेंगे एक दूसरे से। राज्यसभा में आज पूरी चर्चा सदन से विदाई लेने वाले सांसदों के नाम रही। सभी ने सदन में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और सत्ता और विपक्ष की सीमा से परे सभी का धन्यवाद किया। इन्हीं शब्दों के साथ राज्यसभा की कार्यवाही 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब बात लोकसभा की करते हैं। 18 मार्च 2026 बजट सत्र के दूसरे चरण का 8वां दिन। लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल की शुरुआत स्पीकर ओम बिरला की एक सलाह के साथ हुई। दरअसल सदन में आते ही ओम बिरला ने सदन के पूर्व सदस्य की मृत्यु की खबर दी। इस दौरान सदन में कुछ सदस्य आपस में बातचीत कर रहे थे। इस पर स्पीकर ने नाराजगी जताई और ये कह दिया, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, आप सब संसद के वरिष्ठ सदस्य हैं, मेरा आज आग्रह निवेदन है कि निधन संबंधी जब उल्लेख करूं तो कोई सदस्य आपस में चर्चा न करे। मुझे आज भी अच्छा नहीं लगा और ये अच्छी परंपरा नहीं है। स्पीकर की सलाह के बाद सदन में प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। सदस्यों ने रेलवे मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ माइन से अपने अपने क्षेत्र के सवाल पूछ लिए। सवाल जवाब के इस क्रम में सपा सांसद आनंद भदौरिया ने इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे फिल्म कैदी द डेविल के गाने सर के चुनरिया को लेकर सवाल उठाया। फिल्में और कला समाज का आईना होती हैं, अगर आईना ही गंदा हो जाए तो चेहरा साफ कैसे दिखेगा। फिल्म कैडी द डेविल में गाना सर के चुनरिया के बोल हमारे समाज और संस्कृति की बलि चढ़ा रहा है। आज चाहे OTT हो, लाइव कंसर्ट हो, म्यूजिक एल्बम हो, यह मनोरंजन है या अश्लीलता का नंगा नाच, सिर्फ व्यूज के लिए सुरों का गला घोटती अश्लीलता, शब्दों की मर्यादा, कला का सम्मान, संगीत की पवित्रता लगातार खोती जा रही है। तानसेन, अमीर खुसरो, लता मंगेशकर, किशोरदा, मुकेश आदि की विरासत वाला हमारा देश किस नैतिक पतन की ओर जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर विभिन्न माध्यमों से अभिव्यक्ति की आज़ादी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर विभिन्न माध्यमों से समाज को परोसी जा रही अश्लीलता पर तत्काल रोक लगाने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी, कोई नया डिजिटल कानून बनाने पर विचार करेगी? आनंद भदौरिया के सवाल पर अश्विनी वैष्णव, जो रेल मंत्री के अलावा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जवाब भी दिया। जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पर बैन लग चुका है, ऑलरेडी उस पर बैन लग चुका है। और मैं स्पष्ट तौर पे ये आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहूँगा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में भारत के संविधान निर्माताओं ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैनॉट बी एब्सोल्यूट, it has to be in the context of the society, it has to be in the context of the culture। और उसमें बहुत ही हमें सावधानी से हमारे आने वाले समय में जिस तरह से डिजिटल के माध्यम से जिस तरह से आज तेजी से चीज़ें फैलती है, उसमें हमें समाज के प्रोटेक्शन के लिए, विशेषकर बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, समाज के वंचित वर्गों के प्रोटेक्शन के लिए जो भी कड़े एक्शन लेने चाहिए वो लेने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रश्नकाल के दौरान ही सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सदन से चले गए, जिसके बाद उनकी जगह सवालों का जवाब देने के लिए संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर खड़े हुए।
इस पर स्पीकर ओम बिरला ने सवाल किया और फिर एक और सलाह और एक नसीहत उन्हें दे दी। क्या कहा आप खुद सुनिए। Statement is laid on the table of the house. मंत्री जी कहाँ चले गए? उनको एक मीटिंग है इम्पोर्टेंट। मीटिंग नहीं, प्रश्नकाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लोकसभा में पीठासीन जगदंबिका पाल ने बताया कि आज के बाद यानी 18 मार्च के बाद 19 और 20 मार्च को लोकसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी, जिसे अगले वीक के एंड पर 28 और 29 मार्च को पूरा किया जाएगा। मुझे सदन को सूचित करना है कि दिनांक 13 मार्च 2026 की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बृहस्पतिवार दिनांक 19 मार्च 2026 तथा शुक्रवार दिनांक 20 मार्च 2026 के लिए निर्धारित सदन की बैठकें रद्द कर दी गई हैं। उनके स्थान पर लोकसभा शनिवार दिनांक 28 मार्च 2026 और रविवार दिनांक 29 मार्च 2026 को बैठेगी। दिनांक 28 और 29 मार्च 2026 को प्रश्नकाल नहीं होगा, तो नियम 29(2) के अंतर्गत 19 मार्च 2026, 20 मार्च 2026 के लिए सूचीबद्ध तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों को अगले कार्य दिवस यानी सोमवार दिनांक 23 मार्च 2026 को सभा पटल पर रखा जाएगा। इस सूचना के बाद सदन में एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर चर्चा हुई। चर्चा में कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा ने किसानों की योजनाओं और उनके अश्योर्ड इनकम को लेकर सरकार से सवाल पूछा। किसान आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहा है कि हमें ये चीज दे दीजिए, हमें ये सुविधाएं दीजिए। किसान के जो हालात है, किसान ने ये भी नहीं कहा जो आप कहते हैं कि हम आय दुगनी कर देंगे, आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे। किसान ने कहा कि भैया जो मैं फसल बीज रहा हूं उसकी मेरे को एमएसपी गारंटी दे दीजिए। लेकिन आपने 1.5 साल, आज के बजट में एमएसपी का पिछले 3 बजट पेश हुए, मैंने एमएसपी का जिक्र नहीं सुना। मैं आज ये मांग करता हूं सदन से कि जो बरसों से ये डिमांड है, आप एमएसपी की गारंटी जरूर दें। सपा सांसद नरेश चंद्र उत्तम ने सरकार के ट्रेड डील से किसानों को होने वाली संभावित समस्याओं पर भी सवाल खड़े किए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अब मैं हाल ही में चर्चा में आए भारत के अमेरिका कृषि व्यापार समझौते पर आना चाहता हूं। सरकार कह रही कि इसमें व्यापार बढ़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि किसका व्यापार बढ़ेगा, भारत के किसान का या अमेरिका के कृषि कारपोरेट का। उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण सोयाबीन तेल। अमेरिका में सोयाबीन किसानों की भारी सब्सिडी मिलती है। यदि भारत में सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क कम करता है तो सस्ता विदेशी तेल भारतीय बाजार में आएगा। इसका असर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तिलहन किसानों पर और विशेष करके उत्तर प्रदेश के मिश्रित खेती करने वाले किसानों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि आयात बढ़ता है तो घरेलू तिलहन कीमतों में 10 से 20% की गिरावट आती है। दूसरा, डेयरी क्षेत्र। अमेरिका का डेयरी उद्योग अत्यधिक सब्सिडी और बड़े पैमाने उत्पादन पर आधारित है। मनमर, यदि डेयरी उत्पादों पर ढील दी जाती है, आयात पर ढील दी जाती है, तो इसका सीधा असर छोटे दुग्ध उत्पादकों पर पड़ेगा। ग्रामीण महिलाओं की आय पर, सहकारी दुग्ध समितियों पर। भारत में लगभग 8 करोड़ ग्रामीण परिवार दूध उत्पादन करते हैं। एक छोटी सी आयात ढील भी लाखों छोटे पशुपालकों की आय को प्रभावित करती है। किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए सपा सांसद डिंपल यादव ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर भी सरकार से कुछ मांग की। क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। जहां सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगी, तो आज ये वादा आसमान छूने जैसा है। आज हमारे किसान भाइयों की आय केवल 8,000 से 10,000 रुपए तक प्रति माह सीमित रह गई है। और अगर हम फसल की खेती की वास्तविकता की बात करें तो यह आय केवल 3,800 रुपए प्रति माह तक सीमित रह गई है। जहां 46% देश की आबादी किसी कृषि क्षेत्र में है, वहीं आज हमारे किसान, लगभग 50% किसान कर्ज में डूबा है। और पिछले 10 वर्षों में 10 लाख किसानों ने आत्महत्या करी है। ये अपने आप में ही सवाल उठाता है जो भूमिका सरकार ने तय की है आत्मनिर्भरता की, उसके ऊपर। और जहां ये सुसाइड्स, आत्महत्या लगातार बढ़ रही है, मेरी सरकार से मांग है कि जिस तरह
आप बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोगों का कर्ज माफ करते हैं, जहां 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया गया है कॉरपोरेट जगत के लोगों का, वही हम चाहते हैं कि आप हमारे किसान भाइयों का भी कर्ज पूरी तरह माफ करने का कार्य करें। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की चर्चा के दौरान आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने सदन में इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर सरकार से सवाल किया। क्या सवाल, आप खुद सुनिए। भारत अमेरिकी ट्रेड डील और यूरोपियन ट्रेड डील से भारत के किसानों की आर्थिक रीढ़ इस मामले में टूट जाएगा, क्योंकि अमेरिका से जो समझौता हुआ है, जो इंपोर्ट होगा, वो आयात जो होगा वह 0% टैरिफ पर होगा। वही भारत का किसान जब अमेरिकी बाजार में सामान बेचने जाएगा तो उसको 18% टैक्स देना पड़ेगा। यह कैसा व्यापार है, असमान जो समझौता है, इससे भारतीय किसानों के ऋण टूट जाएंगे। इतना ही नहीं, उसके क्लॉज 6 में लिखा हुआ है गैर टैरिफ बाधाओं को भी दूर करेंगे। ये समझने वाली विषय है, वो गैर टैरिफ बाधा है कि अमेरिका के भीतर सब स्टैंडर्ड फूड प्रोड्यूस, जीएम प्रोड्यूस पैदा किया जाता है। भारत के भीतर प्लांट एंड प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए जीएम प्रोड्यूस को हम न उत्पादन करते हैं, न हम विदेश से मंगा सकते हैं। जब तक उस कानून को शिथिल नहीं किया जाएगा, अमेरिका से कोई भी सामान, कृषि उत्पाद भारत के भीतर नहीं आएगा। क्या सरकार यह विचार कर रही है? इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सरकार से सवाल किया। क्या सवाल था और उनका अंदाज क्या था, ये दोनों ही आप देखिए और सुनिए भी। सरकार को आपत्ति क्या है किसानों से? सरकार को किसानों से बैर क्या है? ऐसे लगता है जैसे आप किसानों के खिलाफ जहर खा के बैठते हो और कोई काम सरकार का पूरा नहीं करना चाहिए। हर बात किसानों के खिलाफ होती है। आपने 3 काले कानून दिए, किसानों के खिलाफ दिए, एजिटेशन हुआ, वापस लेने पड़े। अब आपने ट्रेड एक एग्रीमेंट कर लिया अमेरिका के साथ, उसमें बिल्कुल ही कुचल दोगे आप किसान को। ऐसी मैं पहले तो आपको बोलना चाहता हूं कि ये आपने एग्रीमेंट किया है, देश के लिए किया है, देश को बताओ तो सही। हम चुनकर आए हैं, हमें कब बताओगे कि आपने क्या एग्रीमेंट किया है? हमें अमेरिका बता रहा है, हमें अमेरिका बता रहा है, हमें नहीं सारी दुनिया को बता रहा है कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और आप बता नहीं रहे हो क्या हुआ है। अमेरिका के ट्वीट आते हैं कि जी 18% अगर हम भेजेंगे माल तो वो 18% लगाएंगे, अगर वो भेजोगे तो हम कोई नहीं लगाएंगे। क्या आपत्ति है आपको? आपको प्रेशर क्या है? आप देश को बेचने लगे हो, देश को उनके हवाले कर दिया है और किसान के पेट में लात मार रहे हो। विपक्षी पार्टियों के अलावा सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की चर्चा में हिस्सा लिया। इसी क्रम में बीजेपी सांसद राजकुमार चहार ने कांग्रेस के आरोपों का पलटवार किया और कांग्रेस के इतिहास को याद कर सरकार का बचाव भी किया। मुझे 5 कोई नियम, 5 कोई कानून, 5 कोई विधेयक, ऐसी कोई योजना, 5 योजना क्या 2 योजना भी ऐसी नहीं मिली जिसमें हम यहाँ पार्लियामेंट के अंदर ये कह सकें कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए ये काम किया, उनके हित को सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया, भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में मजबूत करने के लिए ये काम किया, किसानों का भला किया। कभी नहीं। 65 वर्ष तक आपका शासन रहा। 65 वर्ष कोई छोटा मोटा कालखंड नहीं होता जी। 65 वर्ष में आपको एक भी दिन याद नहीं आई कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए? एक भी दिन याद नहीं आई। इनको याद होगा कि एमएसपी जब लागू की गई थी तो एमएसपी कोई कानूनी रूप से लागू नहीं की गई थी, वो एक प्रशासनिक आदेश था। लेकिन मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, कांग्रेसियों ने लगातार भ्रम डालने की कोशिश की है, लगातार, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी को लगातार निरंतर बढ़ाने का काम किया। आज भी एमएसपी को हर क्षेत्र में बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और अभी चन्नी जी यहां पे बोल रहे थे कि किसानों का बजट घटाने का काम किया है। अरे भाई, इतना झूठ पार्लियामेंट के अंदर आप बोलते हो। किसानों का बजट 25,000 से 27,000 करोड़ हुआ करता था आपके समय में 2013-14 में।
14 में आने के बाद और आज तक कितना बड़ा अंतर आज बजट के अंदर आया है। आज 1,30,000 करोड़ किसान का कृषि का बजट हुआ है, फिर भी आप पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलते हो, देश के लोगों को गुमराह करते हो। सभी सांसदों के सवालों के बाद कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसदों के सवालों का जवाब दिया और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर अपनी क्लोजिंग स्पीच दी। एक बार मैंने जब कृषि मंत्री बना तो मैंने सोचा लाल किले की प्राचीर से जो भाषण होता 15 अगस्त का, वो नीतियों और कार्यक्रमों की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए देखूं देश के किस प्रधानमंत्री ने खेती और किसान के बारे में क्या कहा। मैंने देखा 1947 में एक बार भी लाल किले की प्राचीर से नाम नहीं लिया किसान का और खेती का। ये यूपीए की सरकार के मंत्रिमंडल का नोट रखा है, नोट। इस नोट में जयप्रकाश जी आप भी देख लेना, ये यहाँ लिखा हुआ है इस नोट में एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी द्वारा संबद्ध घटकों की किस पर विचार करते हुए वस्तु परक मापदंड पर की जाती है। अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है, ये नहीं दी जा सकती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यहाँ छाती पीट रहा है एमएसपी 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 एमएसपी। कृषि समझौता पर यहाँ बेवजह उंगली उठाई गई है। मैं एक किसान के रूप में, एक नागरिक के रूप में और भारत के कृषि मंत्री के रूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जितने कृषि समझौते हुए एफटीए हुए हैं वो किसान के हित में हुए हैं, देश के हित में हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए भारत के हित सुरक्षित है, किसानों के हित सुरक्षित है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और वैसी सारी चीजें, वो सारी चीजें प्रतिबंधित है, उनको लाने की इजाजत नहीं है जो हमारे देश में पैदा होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये केवल राजनीति करते हैं। जब राजनीति केवल सत्ता का गणित बनती है तो वो कांग्रेस बन जाती है, लेकिन राजनीति जब राष्ट्र की आत्मा का संगीत होती है तो जनता की सेवा और भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। लोकसभा में आज पूरी कार्यवाही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बिल के पास होने के नाम रही। जैसा कि सदन में आज जानकारी दी गई, लोकसभा की अगली कार्यवाही 23 मार्च को होगी और इस हफ्ते जो 2 दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है उसकी भरपाई अगले हफ्ते के शनिवार और रविवार यानी 28 और 29 मार्च को पूरी की जाएगी। यानी अब आपकी और हमारी मुलाकात 4 दिनों के इस अवकाश के बाद सोमवार को होगी, 23 मार्च को होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबर गांव। मेरा नाम शुभम है और कैमरे के पीछे है मेरे साथी सर्वेश। धन्यवाद।